or assign some values, base values. Okay, right. And Can be the signature of the class. Can be signature of the class. What does it mean? So for example, I'm declaring 3 variables in the class. So I can determine int A, B. So what will be the default values? Right. What will be the default value? What will be the default value? Actually, for the default value, we use the init. Okay, we will discuss now. Okay. Now, so constructor is basically to construct the object or to provide some values to the instance variables automatically in a class. ठीक है. तो एक क्लास के अंदर जो है, जैसे हम लोग जो मेथड बनाते हैं, अभी हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने इंस्टांस मेथड बनाए थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं. सो कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली जो हमारे इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, उन इंस्टांस वेरिएबल को हम एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, इनिशियलाइज कर सकते हैं. राइट. एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग जो है इनिशियलाइज कर सकते हैं. ठीक है. सो कंस्ट्रक्टर का जो मेन प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि कंस्ट्रक्टर का नेम और आपके क्लास का नेम हमेशा सेम होता है. ठीक है. कंस्ट्रक्टर की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो यही है. ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर का नेम और आपके क्लास का नेम हमेशा सेम होना चाहिए. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, सो मेरी क्लास का नाम 4 है. तो अगर मुझे यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मुझे उस कंस्ट्रक्टर का नाम रखना पड़ेगा 4. ठीक है. कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स जो है मैथड जैसा ही होता है. आपको जो है ये ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं और देन ओपनिंग ब्रेसेस एंड देन क्लोजिंग ब्रेस. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग ए कंस्ट्रक्टर. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि कंस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं लिखना होता है. ठीक है. इनफैक्ट एक मेथड और कंस्ट्रक्टर में जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि कंस्ट्रक्टर का जो है रिटर्न टाइप नहीं होता, बट मेथड का रिटर्न टाइप होता है. ठीक है. सो इस यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं, इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक रिटर्न टाइप लगा दूं, ठीक है, से सपोज इफ आई से void इन फ्रंट ऑफ दिस 4 मेथड. ठीक है. तो ये मेथड, ये जो हमारे जो सिंटैक्स है, दिस विल नो लॉन्गर बी ए कंस्ट्रक्टर. अभी आपका मेथड बन जाएगा. ठीक है. अब क्या बन गया? आपका ये मेथड बन गया. ठीक है. कंस्ट्रक्टर नहीं रह जाएगा अभी ये. सो हम इसको हटा देते हैं और जो है ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया. ठीक है. सो पहला भी आपको याद रखना, हमने एक चीज सीखी कि क्लास का नेम जो है कंस्ट्रक्टर की नेम की तरह ही होता है, एज यू कैन सी हियर. ओके. सो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ अभी. ठीक है. ओके. लेट्स से सपोज दिस वन. यहाँ पे देखिए, अभी जो है यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. ठीक है. हमने जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपना 4 क्लास का. ठीक है. होता क्या है जावा के अंदर, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपका जेवीएम आपके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इज कंसिस्ट ऑफ इंस्टांस वेरिएबल्स. तो आपके इंस्टांस के इंस्टांस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए एज पर योर रिक्वायरमेंट वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है हमेशा. ठीक है. सो और कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होगा. सो जावा में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, ठीक है, कि आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें बट उसे कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो. सो अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होगा ही होगा, 100% कॉल होगा. ठीक है. जैसा कि आप इस केस में देखेंगे अभी. ठीक है. अभी जो है हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. अभी मैं जो है इस प्रोग्राम को, सिंपल प्रोग्राम को रन करता हूँ, फिर अभी हम देखेंगे कि क्या होता है. ठीक है. अभी देखिए इस प्रोग्राम को मैंने रन किया. सो आउटपुट ये जो है 1-1 आया है. ठीक है. ये 1-1 कहाँ लिखा है मैंने? इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है. इट मीन्स व्हाट?
ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑटोमेटिकली, है ना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इसका मतलब, हाँ बट मैंने देखिए कॉल नहीं किया। सो जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि JVM जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और हमेशा कॉल करता है, ठीक है। ओके। कपड़ा दे दीजिए, पानी में भीगा हुआ, ये सब पूरा गीला हो गया। ठीक है। सो अभी जैसा कि आपने देखा, अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा होगा मेरी बात के साथ। अभी क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होता है, ठीक है। तो अभी जो हमने कल क्लास लिखी थी, हमने क्लास कुछ इस तरीके से लिखी हुई थी। यहाँ पे तो हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, राइट। हमने देखिए हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। तब क्या हो रहा था, तो मैं आपको यहाँ पे और एक चीज बताऊंगा कि अगर आपकी क्लास के अंदर, ठीक है, अगर आपकी क्लास के अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, आपने अगर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, ठीक है, तो आपका जो कंपाइलर होता है, ठीक है, जब आपकी जावा फाइल को कंपाइल करता है तो वो उसी टाइम उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बॉडी लिख देता है, ठीक है, ओके, राइट। तो कहने का क्या मतलब है, आपको पता ही है, आप जो है डॉट जावा फाइल बनाते हैं, इसके बाद जो है हम उस कोड को कंपाइल करते हैं। जब हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, मुझे दे दिया आपने, हाँ ठीक है, ठीक है। हम जो है इस कोड को कंपाइल करते हैं। जब हम इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, जावा सी कमांड के थ्रू, तो हमारी एक डॉट क्लास फाइल बनती है जिसके अंदर बाइट कोड होता है। आई होप आप सबको ये चीज़ पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो बताइए, मैं इस चीज़ को यहाँ पे ही क्लियर करना चाहूँगा। किसी को इस चीज़ में इस प्रोसेस के अंदर इशू है? सर हाँ, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक स्टेप बैक लेते हैं और इसको जो है समझते हैं। ओके, सो अभी जो है आप देखिए, ये जो आपने हम क्लास बनाई हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये क्लास बनाई हुई है ना, इसका जो है नाम क्या है फाइल का, मेन डॉट जावा, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, मेन डॉट जावा, ठीक है। ठीक है, हाँ हेलो 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 सर जावासी लिख करके, जावासी कमांड लिख करके, ठीक है। हाँ महेश, हाँ बोलिए। ओके, जावासी कमांड लिख करके जो है हम लोग अपने प्रोग्राम को जो है कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारा जो कंपाइलर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, वो एक्चुअली दो चीजें करता है, ठीक है। पहला क्या करता है, पहला वो ये करता है कि ये चेक करता है कि इस पूरे डॉट जावा फाइल के अंदर जो डॉट जावा फाइल है, यहाँ पे जो आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आपका जो है मेन डॉट जावा जो है, इसके अंदर क्या कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि जावा के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये ठीक लिखा हुआ है कि नहीं। जावा के रूल्स अगर मैं बताऊं तो समथिंग लाइक कि
हमारा जावा का रूल कहता है कि हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से खत्म होना चाहिए। तो सेमीकोलन जो है हर एक स्टेटमेंट के बाद लगा हुआ है कि नहीं। क्लास अगर स्टार्ट होती है तो ओपनिंग ब्रेस से स्टार्ट होती है या क्लोजिंग ब्रेस पे खत्म होती है, तो ये चीज यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, क्लास की स्पेलिंग जो है ठीक लिखी है या नहीं। दीज आर कॉल्ड योर सिंटैक्स एरर्स। ठीक है, आपने जो है कहीं इंटीजर के अंदर फ्लोट वैल्यू तो नहीं असाइन कर दी अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इस टाइप की जो सिंटैक्स एरर्स है वो आपका कंपाइलर चेक करता है। ठीक है, और अगर आप इसको दूसरा इंग्लिश में समझना चाहें तो हम कहते हैं जिसको ग्रामेटिकल एरर्स चेक करता है। ठीक है, आपने जो है लिखा माय नेम इज जयप्रकाश, तो माय नेम इज जयप्रकाश के बाद आपने जो है डॉट लगाया है या नहीं, या कोलन लगाया है या नहीं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एरर इज चेक बाय योर कंपाइलर। जब वो देख लेता है कि इस पूरी फाइल के अंदर जो है कोई भी जो है कंपाइल टाइम एरर नहीं है, ठीक है, तो क्या करता है वो इसके लिए जो है इस कोड को, ये जो आपका पूरा जावा का कोड है, इसको किस में ट्रांसलेट कर देता है, बाइट कोड, बाइट कोड में, डॉट क्लास फाइल्स के अंदर। ठीक है, डॉट क्लास फाइल्स के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये डॉट क्लास फाइल के अंदर आपका होता है बाइट कोड, इसके अंदर आपको होता है बाइट कोड। ठीक है, सो से सपोज आप, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, इस डॉट क्लास फाइल के अंदर आपका जितना भी सोर्स कोड है उसको ट्रांसलेट करके बाइट कोड होता है। ठीक है, अब बाइट की कोड क्या होता है उसको भी मैं भी आपको बताऊंगा, या बाइट कोड की जरूरत क्यों है वो भी मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाइट कोड दिखता कैसे वो भी मैं भी आपको आज ही मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, डॉट क्लास फाइल उसने बना दिया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट वाला ध्यान देने वाली चीज वो ये है कि आपकी जो डॉट जावा फाइल थी, इस डॉट जावा फाइल के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी ना, आपका कंपाइलर उतनी डॉट क्लास फाइल बनाता। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल से सपोज ये आपकी जो है क्या है, मेन डॉट जावा है, बट इस मेन डॉट जावा के अंदर देखिए दो क्लासेस लिखी हुई हैं, एक क्लास ये है और एक क्लास ये वाली है। ठीक है, सो फो एंड मेन। तो जब आपका ये कोड जो है ना कंपाइल होगा तो आपका कंपाइलर इसके अंदर जो है दो डॉट क्लास फाइल्स बनाएगा, एक का नाम वो रखेगा फू डॉट क्लास, ठीक है, और दूसरे का नाम रखेगा मेन डॉट क्लास। ठीक है, मेन डॉट क्लास, ये हो गया आपका बाइट कोड। सो फू के अंदर जितना भी जो है जावा कोड लिखा था उसका ट्रांसलेटेड बाइट कोड यहाँ पे मिलेगा आपको, और मेन के अंदर जितना भी ट्रांसलेटेड बाइट कोड होगा, मेन का जितना भी आपने जावा कोड लिखा उसका जो ट्रांसलेटेड होगा वो आपका जो है मेन डॉट क्लास के अंदर होगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ द कंपाइलर क्लास एंड कन्वर्ट्स द जावा कोड इनटू बाइट कोड। ठीक है, और यही पॉइंट एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आप अपनी क्लास को कंपाइल करते हैं और आपका कंपाइलर जो है ये जावा सी जो है आपका देखता है कि यार इस क्लास के अंदर एक भी जो है कंस्ट्रक्टर नहीं है, राइट, कंस्ट्रक्टर एक भी नहीं है, बट ऑब्जेक्ट बनाएगा बंदा रन टाइम पे, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो वो करता क्या है कि डॉट क्लास फाइल कन्वर्ट करते समय इसके अंदर जो ना थोड़ा सा अपनी खुद से इंटेलिजेंस लगा करके यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बॉडी लिख देता है आपके लिए। ठीक है, सो जब जेवीएम के पास जाएगा, ये आपका कोड है, कोड जो है उसके अंदर हमेशा उस एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर को मिलेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों ना हो, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड बाय योर जेवीएम। इधर आप खुद से क्रिएट करें, अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं तो आपका जेवीएम क्रिएट कर देगा। अब इस डॉट क्लास फाइल्स को जो है आपका जेवीएम रन कर सकता है। ठीक है, इन डॉट क्लास फाइल्स को आपका जेवीएम रन कर सकता है। ठीक है, राइट, या अब रुकिए मैं आपको जो है इस चीज को दिखाता हूँ। जावा
ठीक है। अभी इस लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, तो एक लिस्ट जो है हम जब जस्ट कोड लिखते जाते हैं और वो बैकग्राउंड में अपने आप उसको जो कंपाइल वगैरह करता रहता है, हमें पता नहीं चलता। तो मैं यहाँ पे जो है ये प्रोसेस को आपको जो है अलग से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैनुअली इसको कैसे कंपाइल किया जाता है और फिर कैसे रन किया जाता है। ओके ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमने अपना सोर्स कोड लिख दिया रख दिया है, जिसका नाम है main.java। अभी हम इसको जो है कंपाइल करते हैं। prompt java c off। अच्छा, ये आप लोग इस प्रॉब्लम से फैमिलियर हैं क्या? देखिए, अभी मैंने जावा सी जब लिखा तो ये क्या बोल रहा है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। हाँ ठीक है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब क्या है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं चल पा रहा है कि ये जावा सी क्या है। ठीक है, तो हमें जो है इसके लिए जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर के पाथ सेट करना पड़ता है। पाथ वेरिएबल, ठीक है, पाथ वेरिएबल सेट करना पड़ता है। अगर ऑलरेडी है तो उसके आगे जो है अपेंड करना पड़ता है, अगर नहीं है पाथ वेरिएबल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, आपके ओएस के अंदर, तो हमें सेट करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो जब भी आप यहाँ पे कोई कमांड लिखते हैं ना, तो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंटरनल जितनी भी कमांड्स हैं उनके अंदर चेक करता है। अगर उसको कमांड इंटरनल लिस्ट के अंदर नहीं मिलती है तो जा करके पाथ वेरिएबल के अंदर जो है जितने भी पाथ सेट होते हैं वहां पर जाकर चेक करता है कि क्या कहीं पर इस कमांड की डेफिनेशन है या नहीं। अगर है तो वहां से वो जाकर के उसको एग्जीक्यूट कर देता है। बट अभी हमारी सिस्टम के अंदर जो है जावा का पाथ सेट नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है जेडीके का पाथ सेट नहीं है, इसलिए जो है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है ये जावा सी क्या यार, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो नाउ मैं भी जो है पाथ सेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और किसी तरीके से इसका नाम भी ठीक से अभी हुआ नहीं है, सो विल सी इट लेटर एनीवेज। सो मुझे देखना पड़ेगा कि तो व्यू में जाओ सर, हाँ व्यू में जाओ, व्यू में व्यू में ऊपर जो चार टैब है नीचे नीचे, हाँ वो एक्सटेंड करो, उसमें एक्सटेंशन देखने की कोशिश करो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन अभी सही करते हैं उसको। तो पहले ये सेट करता हूँ एक बार मैं जावा का पाथ। तो जेडीके नहीं है, इसमें जेडीके तो होना चाहिए। हाँ, इसके अंदर, इस लैपटॉप के अंदर नहीं है जेडीके। इसके अंदर जेडीके नहीं है, तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकता हूँ। जेडीके कौन सा? आप लोग जिस सिस्टम पे जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके अंदर जेडीके है क्या? होगा, मैं देखता हूँ यहाँ पे है सर। है ना? एक मिनट। ये यहाँ पे मैं रन करता हूँ एक मिनट, मैं आपको प्रेजेंटर बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, और
ये है पूरा कोड, मैंने यहाँ पे आपके चैट वाली विंडो में डाल दिया, तो इधर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सर 2 मिनट, थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया। हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या ये? कंपाइल करके फोल्डर में चला देना। प्रोग्राम पे हाँ, मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है कपिल सर। अच्छा, हाँ 1 मिनट। क्या बात? वेरिएबल सेट कंपाइल। स्क्रीन शेयर कर दीजिए, फिर मैं भी देखता हूँ क्या कर रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ, क्या वो जेडीके है नहीं क्या वहाँ पे भी? जेडीके है, इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल इसका भी सेट नहीं है। हाँ वो सेट कर देते हैं। अच्छा वहाँ आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? नहीं नहीं नहीं, आपने शेयर किया है? नहीं, 1 मिनट कर रहा हूँ। शेयर स्क्रीन पे वहाँ पे एक ऑप्शन होगा। दिख रही है? हाँ अभी अभी दिख रही है। हाँ
environment variables, आपने सेमीकोलन दिया, सेमीकोलन लगाया? दिया जी। ओके ठीक है। बिन तक का सेट करूँ ना? हाँ बिन तक का, हाँ। अभी क्या कर रहे हैं? रन करके देखा वो। हाँ रन करके देखा आपने, वो क्या हुआ, क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है पहले वाला ही। हाँ ठीक है, एक मिनट बताता हूँ मैं क्या गलती है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। आपने क्या किया, आपने ये जो कमांड प्रॉम्प्ट वाली विंडो थी ये पहले खोली थी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने से पहले, राइट? ओके। अभी आपने सेट किया, ठीक है, फिर आपने चलाया तो वो बोलता है कि स्टिल वो बोलेगा कि कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि ये जो विंडो खुली थी ना ये पुरानी सेटिंग के साथ खुली थी। अच्छा, तो आपको बंद करना पड़ेगा और फिर चलाना पड़ेगा। हो गया। ठीक है, अभी देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है क्या अभी भी? हाँ अभी हाँ दिख रही है, अभी दिख रही है। मतलब कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है? हाँ कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है। ठीक आपने जो है जावा सी मेन डॉट जावा लिखा हुआ है, राइट? हाँ, कंपाइल कर दिया। कंपाइल कर दिया आपने। अब वो क्लास, वो फोल्डर के अंदर जाइए जहाँ पे आपने जो है ये वो किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 2 डॉट क्लास फाइल्स बनी है। ठीक है, 2 डॉट क्लास फाइल्स बनी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ। ठीक है, एक है आपका 4 डॉट क्लास और दूसरा है आपका मेन डॉट क्लास। तो 4 डॉट क्लास के अंदर वो सारा बाइट कोड होगा जो आपका 4.4 क्लास के अंदर था। ठीक है, और मेन डॉट क्लास के अंदर जो है आपका सारा बाइट कोड होगा जो आपकी मेन क्लास के अंदर था, MAIN उस क्लास के अंदर था जिसका नाम था MAIN मेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताऊंगा कि जावा जो है, जावा का जो कंपाइलर है वो हर एक क्लास के नेम से सेपरेट सेपरेट डॉट क्लास फाइल्स बनाता है और उसके अंदर जो है उसका जो है बाइट कोड रखता है। ठीक है, नाउ से सपोज आपने एक फाइल, अच्छा एक यहाँ पे ही जाते हैं अपन, वो फोल्डर के अंदर जाइए एक बार। 1 मिनट है सर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ये दोनों डॉट क्लास फाइल्स हैं इनको हटा दीजिए। ठीक है, सब लोग देख रहे हैं ना? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, इम्पोर्टेंट ये चीज बताता हूँ। हाँ, दोनों डॉट क्लास फाइल्स को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब ये मेन डॉट जावा लिखा है ना, इसका नाम महेश डॉट जावा कर दीजिए इसको। ठीक है, ओके, अभी कंपाइल कीजिए इसको। ये नीचे से खोल दिए छोटी सी विंडो। हाँ महेश डॉट जावा ना? हाँ महेश डॉट जावा। अभी आपको अगर अपना कोड को कंपाइल करना है तो आपको महेश डॉट जावा लिखना पड़ेगा, क्योंकि महेश डॉट जावा नाम से एक क्लास है। ठीक है, हाँ एंटर कीजिए। एक्चुअली ये क्लास को खोल के ना, या जिसके अंदर वो क्लास के आगे पब्लिक लिखे ना वो हटा दो। हाँ ये पब्लिक हटा दीजिए और सेव कर दीजिए, बस सेव, और वापस से कंपाइल कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली देखिए एक चीज है। ठीक है, थोड़ा सा आपने महेश डॉट जावा को कंपाइल किया, आपने कंपाइलर को बोला कि देखिए इस लोकेशन के ऊपर एक महेश डॉट जावा बोल करके फाइल पड़ी है, आप उसको प्लीज कंपाइल कर दीजिए। तो आपके कंपाइलर ने सिंटैक्स एरर चेक करने के बाद आपके सोर्स कोड को जो है बाइट कोड में ट्रांसलेट किया है, कन्वर्ट किया है, और उसमें 2 क्लास फाइल बनाई। एक का नाम रखा 4 डॉट क्लास, दूसरे का नाम रखा मेन डॉट क्लास। तो कहने का मतलब ये है, इससे एक चीज प्रूफ होती है कि आपका कंपाइलर जो है क्लास के नेम से क्लास फाइल्स बनाता है, डॉट क्लास फाइल्स बनाता है। ठीक है,
जिस नेम से जावा फाइल सेव है उस नेम से नहीं बनाता है। ठीक है, ओके गॉट इट? या ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे कि अभी देख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बाई, हाँ बट लाइक वन मोर थिंग, जैसे हमने बोला था कि कल हाँ। जो क्लास नेम होता है उसी नेम से आप डॉट जावा फाइल सेव कर सकते हैं। तो इनकेस यहाँ पे मेरा क्लास नेम मेन है और मैं सेव कर रहा हूँ महेश डॉट जावा, तो वो कुछ एरर नहीं देगा क्या? नहीं नहीं, ये कोई एरर नहीं, ये हमारी एक कन्वेंशन है जावा की। ठीक है, कि आप जो है उसी नाम से क्लास फाइल बनाइए, उसी नाम से क्लास बनाइए, और जिस नाम से आपने क्लास बनाई है उसी नाम से उसको आप सेव कीजिए। ठीक है, ये कन्वेंशन है। ठीक है, अभी देखिए, अभी अपन को प्रॉब्लम होगी ना इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। प्रॉब्लम क्या होगी? आपने देखो कंपाइल किया उसको जो है महेश डॉट जावा से, बट अभी आपको इसको रन करना होगा तो आपको मेन लिखना पड़ेगा, किसी और क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ना, थोड़ा अजीब सा है, राइट? तो ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। ठीक है, अपने काम को आसान बनाने के लिए, ताकि हमें चीजें थोड़ी जल्दी से ज्यादा समझ में आए। तो एक ऐसा कन्वेंशन बना दिया गया है कि जिस नाम से जो है आप क्लास फाइल बनाएंगे उसी नाम से उसको सेव कीजिए, तो आपको कंपाइल और रन दोनों एक ही नाम से करना पड़ेगा। ओके ठीक है, ये दैट इज जस्ट ए कन्वेंशन। ठीक है, बट अभी जैसा कि आपने देखा आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर देखिए आपको इस प्रोग्राम को रन करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? मेन लिखना पड़ेगा ना, हाँ है ना? महेश अगर लिखेंगे तो आपका कंपाइलर जेवीएम क्या बोलेगा कि भाई क्लास नॉट फाउंड, महेश बोल करके कोई क्लास नहीं है, ओके है ना? आप लिख के देखिए, आप करके देखिए, क्योंकि आपके जेवीएम को तो डॉट क्लास फाइल चाहिए, राइट? आप लिखिए जावा महेश, क्या एरर आएगी? ठीक है, ओके ठीक है, अभी ये रन हुआ, बट इससे पहले वो रन नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है, गॉट इट? या हाँ। सो ये जस्ट कन्वेंशन है। इस टाइप की जो चीजें पता हो, अगर आपको पता रहती है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, ओके कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमने एक चीज यहाँ पे जो है अच्छी चीज जो है सीखी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जो है देखिए, आपके कंपाइलर ने जो है आपकी क्लास फाइल को, आपके जो जावा का जो कोड था उसको जो है ट्रांसलेट करके बाइट कोड बनाया है, राइट? अभी बाइट कोड दिखता कैसे, बाइट कोड कैसा लगता है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, सो आप एक काम कीजिए महेश जी, हाँ कमांड प्रॉम्प्ट ही ओपन कीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, इसको बड़ा बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा। सो अभी जो है आपको जो है मैं सबसे पहले फू, जो आपकी क्लास बनी है, फू डॉट क्लास बनी है, उसका बाइट कोड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे आपको कुछ दिखाना। तो ओके बाइट कोड पढ़ने के लिए जो है जावा का जो जेडीके है, जैसे उसकी जो बिन है उसके अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। हम कुछ और टूल्स वगैरह हम आगे जा करके और सीखेंगे। तो जैसे जावा सी आपको पता है, जावा कमांड पता है आपको, टूल है उसके अंदर, उसी तरीके से सॉरी, एक और टूल होता है जिसका नाम होता है जावा पी। ठीक है, तो लिखिए जावा पी, जावा पी स्पेस दीजिए, माइनस लिखिए, लिखिए यहाँ पे वर्बोस, VERBOSE, BOSE स्पेस। अब जिस डॉट क्लास का बाइट कोड आप देखना चाहते हैं, ठीक है, सो फू डॉट क्लास का हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे फू, आई थिंक F कैपिटल है। ठीक है, डॉट क्लास नहीं लिखा जाता है। एंटर मारिए। ठीक है, सो आपके कंपाइलर ने जो है ये बाइट कोड आपके लिए जनरेट किया है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्त, ओके अभी आप यहाँ पे देखो, राइट, आपने इसके अंदर सिर्फ इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। ठीक है, आपने इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर किया था, बट इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें, एक सेकेंड, नहीं नहीं, आप मुझे वो बाइट कोड ही दिखाइए। मैं एनोटेट करना चाहता हूँ इसको, रिक्वेस्ट अबाउट टू परमिशन टू एनोटेट शेयर कंटेंट रिक्वेस्ट।
आप इसको, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट गई होगी, उसको अप्रूव कर दीजिए। कर दिए? हाँ। ठीक है। ये कोई स्ट्रिप सी आ रही होगी आपके पास, इसको हटाएंगे एक बार। हटा दिया, हटा दिया। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो, ये जो है ये वाला, इस पोजीशन को देख रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ लेकिन ये जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके। जो आपकी जो है कंपाइलर ने जब आपके कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट किया तो उसने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी होती है। वो स्टेटमेंट क्या लिखी होती है वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, बट ये देखिए आपका जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ओके। ओके। अभी जो है ना, अब ये कैसे मैं मानूं कि मुझे तो बाइट कोड नहीं पता, तो मैं कैसे मैं आपके ऊपर विश्वास करूं कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है। ठीक है, ये देखने के लिए काम कीजिए, आपकी जो फू क्लास है ना, हाँ। उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ, खुद से बनाओ। ठीक है, और फिर हम जो है ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से बनाने के बाद जो बाइट कोड होगा और इस बाइट कोड को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कितना चेंज होता है। आप देखेंगे बाइट कोड जरा सा भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ना 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 ना। हाँ, बस बस दैट इज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कुछ नहीं लिखना इसके अंदर। ठीक है, आप इस कोड को, इस क्लास को वापस से कंपाइल कीजिए और जो है फिर से हम इसका बाइट कोड देखते हैं। ठीक है, अब इसका बाइट कोड देखते हैं। इस बार देखो आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है। हाँ। आप ये जो फू वाला पार्ट था ना, नीचे वाला जो मैंने दिखाया था, आप इसको कंपेयर करो ऊपर वाले बाइट कोड से, आप देखोगे एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, लेकिन पहले आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। लेकिन आपका कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि अगर वो देखता है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बॉडी खुद ब खुद ऐड कर देता है। ओके। ठीक है ना, सेम है ना? ठीक है, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, स्टैक 1, लोकल 1, आर्ग्यूमेंट 1, ये क्या है पता है? ये किस लिए? कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, हर एक इंस्टांस स्कोप की जो चीज होती है, इंस्टांस स्कोप की इधर योर इंस्टांस मेथड और द कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल होता है जिसका क्या नाम होता है? एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जिसका क्या नाम होता है? दिस। ये वो दिस है। ठीक है, ये वो दिस है। ओके। अभी आप अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक लोकल वेरिएबल बना दीजिए, तो यहाँ पे वो स्टैक 2 हो जाएगा, लोकल 2 हो जाएगा, आर्गुमेंट 2 हो जाएगा। यहाँ पे बस। ओके, अब इस इंस्टांस स्कोप की जो चीज है, मेथड या जो भी है, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट हो गए ना, तो वहाँ पे आप कंपाइल करके देखेंगे तो बाइट कोड में 2 दिखाएगा, आर्ग्यूमेंट 2 दिखाएगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये जो है 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो है ना, ये इन्वोक स्पेशल जो है, ये पता क्या है? ये है आपका सुपर की कॉल। ठीक है, अभी हम लोग जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमेशा जो क्या होता है जावा के अंदर कि नीचे वाला कंस्ट्रक्टर ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है।
ठीक है, तो वो एक चीज होती है इन्वोक स्पेशल करके, ठीक है, बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो मैं एक और चीज यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आप एक काम कीजिए, वापस से जावा कोड खोलिए, ठीक है। ये मेन मेथड है ना, इसके अंदर आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, राइट? हाँ। ये हटा दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए system.out.println। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए इसके अंदर, और आप इसको जो है कंपाइल कीजिए एक बार फिर से, और फिर अब जिस बार जो हम मेन का बाइट कोड देखेंगे। फू का नहीं, मेन का देखना है। एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर जब कोई मेथड कॉल होता है ना, तो JVM उसको कैसे रिजॉल्व करता है, ठीक है। अब आप देखिए वहाँ पे अपना जो मेन मेथड है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक मेथड कॉल किया हुआ है, ठीक है। और मेथड कॉल, उस मेथड का क्या नाम है? println, ठीक। system.out.println मेथड कॉल किया ना आपने, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पर जो है मेन मेथड का बॉडी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सबको? हाँ। कॉलिंग स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कमांड लिखी हुई है इन्वोक वर्चुअल, ठीक है। तो इन्वोक वर्चुअल जो है आपका बाइट कोड के अंदर जो है कमांड होती है किसी भी इंस्टांस मेथड को इन्वोक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्वोक वर्चुअल #4, ठीक है। अब देखिए इस कमांड के आगे ये नहीं लिखा हुआ, ये कमांड से ये तो बता रहा है कि हमें एक मेथड को इन्वोक करना है, बट कौन सी क्लास से किस मेथड को इन्वोक करना है वो नहीं बता रहा है, ठीक। तो आपका JVM इसको कैसे रिजॉल्व करता है? आपका JVM इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए क्या करता है, ये जो आगे लिखा है ना #4, वो उसको उठाता है और ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर एक बार जाइए आप, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाइए, हाँ थोड़ा सा और, ठीक है। ये जो आपको ये बहुत सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ। यहाँ पे देखिए, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पूल, ठीक है। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पूल, ठीक है। और JVM इसका यूज करता है आपकी कमांड्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो वहां पे इन्वोक वर्चुअल #4 था ना, तो यहाँ पे देखो #4 कहीं ना कहीं लिखा होगा, 1 2 3 4 ये लिखा है #4, हाँ मेथड डेफिनेशन लिखा है। तो बोलता है कि मेथड डेफिनेशन को अगर आप जानना चाहते हैं तो कहाँ पे जाइए, #19 और #20 पे जाइए, ठीक है। अब #19 पे जाओ, नीचे जाओ एक बार, क्लास #19, ठीक है। तो बोलता है कि अगर आपको क्लास का नेम जानना है ना, तो आप जाओ #26 पे, #26 पे जाइए, ये रहा नीचे देखो, ये रहा ना थर्ड लाइन में, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखा, हाँ। ठीक है। तो किस क्लास का मेथड कॉल करना है आपको? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, .io.printstream। आपको पता ही है println मेथड जो है किस क्लास का है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड होता है, हाँ। ठीक है ना। यस। अभी जो है आपको मेथड का नाम पता चल गया, ओ सॉरी क्लास का नाम पता चल गया, बट अभी इस क्लास के अंदर तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो कौन सा मेथड कॉल करना भी आपको वो नहीं पता। तो यहीं पे #4 जो ऊपर था वहां पे जाइए, तो हमने अभी #19 को ट्रैक किया, #20 को ट्रैक कीजिए, #20 पे आइए, #20 पे जाओ, ठीक है। नेम एंड टाइप जानने के लिए 27 28 पे जाइए, 27 पे आ जाओ, ठीक है। हाँ println, और println मेथड को कॉल करना है, और उस println मेथड को कॉल करना है जो स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट ले और जिसका रिटर्न टाइप v हो, यानी वॉइड हो, गॉट इट, या ठीक है। तो
इस तरीके से आप बेसिकली जो आपका बाइट कोड है और आपका JVM इस तरीके से बाइट कोड को रीड करता है, ठीक है। अब ये जानना थोड़ा सा ज़्यादा, ये बाइट कोड हम लोग जो है आप जब आगे जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम बार बार इस बाइट कोड को आकर के देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि भाई आपको जो आपका कंपाइलर जो है जब आपके कोड को कंपाइल कर रहा होता है, तो अगर वो देखता है कि इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है तो वो उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बॉडी लिख देता है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, ये आपको अब हमेशा याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना। हाँ, ठीक है, तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया वो, कोई डाउट नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको जो है इस बाइट कोड की हेल्प से ही बार बार समझाता रहूँगा, तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप मुझे वापस से प्रेजेंटर बनाइए और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्टॉप शेयरिंग के बाद असाइन चेंज किया तो ओके, तो अब हमने एक चीज समझ लिया है कि भाई जब भी आपका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, तो आपका, अगर आपने अपनी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तब भी कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा, बट उस केस में आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके अंदर होता है, ये होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से होता है। आपका कंपाइलर ये बॉडी आपके लिए जो है आपकी क्लास के अंदर चिपका देता है अगर वो ऐसा देखता है, ठीक है। अब वो ये सुपर का क्या मतलब है ये हम लोग जो है बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके। सेकंड थिंग, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है। तीसरी चीज, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, एक क्लास के अंदर n नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि ये कंस्ट्रक्टर है, मैं इसके अंदर ही जो है एक और कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, इंटीजर x, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ, ओके। सो डिपेंड करता है आपने जो है किस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। देखिए जैसे इस केस में जो है मैं जो है अपनी, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, तो उस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ आपको। पैरामीटर पास नहीं किया, ऊपर 3 डिफरेंट फोकस ओके, सो इस केस में देखिए मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, तो आपने अपने JVM को बोला कि भाई आप जो है जब फू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप वो कंस्ट्रक्टर कॉल कीजिए जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब अगर नाउ से सपोज इफ I pass a parameter in this integer, तो क्या होगा देखिए, 2 प्रिंट हो। अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। अभी अगर जो है इसके अंदर मैं 2 आर्गुमेंट अगर पास कर दूं,
अब इसके अंदर ये क्या हो रहा है, ये कुछ दब गया मुझसे शायद। मैं अपना कर्सर यहाँ पे प्रिंट, ओके, वो सेलेक्ट कर दे रहा है यार उसको। ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने हाँ शायद। सो अभी जो है मैंने इसके अंदर देखिए 2 इंटीजर टाइप पैरामीटर पास किए हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो इस बार जो है दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, ये देखिए। सो ये डिपेंड करता है कि आपने किस कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर कॉल्स होंगे, और आप किसी भी क्लास के अंदर n नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन आपको उसके पैरामीटर्स डिफरेंट रखने पड़ेंगे। जब हम बोल रहे हैं पैरामीटर डिफरेंट रखने पड़ेंगे, इसका मतलब पैरामीटर टाइप्स डिफरेंट रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने जो है, आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड। आपको टाइप उसका चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट नेम से नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होते हैं। आप कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है क्या करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यू असाइन, इसके अलावा जो है ये प्रॉब्लम है, ये फिर से जो है वो सेम प्रॉब्लम आ गई है जो कल आई थी। वेबएक्स एप्लीकेशन हैज एनकाउंटर ए प्रॉब्लम। अब मैं इसको जैसे ओके करूंगा, ये जो है वेबएक्स सेशन एंड कर देगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। शायद से ट्रायल वर्जन में 1 घंटा ही देता है, फिर से कनेक्ट करने लगा। नहीं यार, ये ट्रायल वर्जन नहीं है, ये मेरा अच्छा, ये हमारा अकाउंट है। मैं इसके अंदर जो मेरा फ्री अकाउंट क्रिएट किया था मैंने। अच्छा, तो 2 लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी। 1 साल से हो गया ये। ठीक है, सो अब इसके अंदर जो है, जैसे आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लास के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसी तरीके से, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक और चीज होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इनिट ब्लॉक। बट उससे पहले मैं आपको ना एक डायग्राम बना के दिखा दूं, ताकि सबको जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी हम उसको अपनी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल से सपोज मैंने किया एक सेकंड, थोड़ा सा चेंज कर दूं, नहीं तो किसी को दिक्कत हो जाए। सो कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है हम जो है अपने ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी एक्चुअली में करके दिखाया आपको। ठीक है, सो इस केस में जो है, जो अभी यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, हम एक बार वो देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, सो स्क्रीन हैंग हो गया है। हाँ, ये वापस से मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, मीटिंग वापस से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, इन्विटेशन भेज दीजिए। ठीक है,
कॉल ये मीटिंग डिस्कनेक्ट कर दूँ क्या?